नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश के दो मुख्यमंत्रियों की राजनीतिक पूंजी या कहें उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है। बहुत तेजी से वो पतन की ओर जा रहे हैं। ये पतन कहां जाकर समाप्त होगा, उसमें कितना समय लगेगा, ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पतन होगा ये बिल्कुल अवश्यंभावी दिखाई दे रहा है, कम से कम आज की परिस्थितियों में। हालांकि किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक नेता के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, इसकी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें उनके उभरने की या फिर से उठकर खड़े होने की उम्मीद बहुत कम नज़र आ रही है। असंभव नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ भी जीवन में असंभव कहना वो ठीक नहीं होता है। कब परिस्थितियाँ बदल जाएं, कब किसी का भाग्य भी बदल जाए, ये पता नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद हम लोग जो आकलन करते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, उसका आधार आज की परिस्थिति और जो हमारे सामने उपस्थित तथ्य हैं उनके आधार पर, तर्कों की कसौटी पर उनको कसने की कोशिश करते हैं, उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकालते हैं। तो जिन दो मैं मुख्यमंत्रियों की बात कर रहा हूँ, एक के पास जो कुछ भी था वो सब उसका अपने परिश्रम से अर्जित किया हुआ था, और दूसरे के पास जो कुछ था और है अभी भी, दोनों के पास है, अभी ख़त्म पूरा नहीं हुआ है, वो धोखे से हासिल किया हुआ। तो शुरुआत करूंगा दूसरे मुख्यमंत्री से, जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने घोषणा की है, रविवार को घोषणा की कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। आपको मालूम है कि 2025 में, यानी कुछ महीने बाद ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल ज़्यादा बचा नहीं है। 1.5 साल बाद वो जमानत पर छूटे हैं जेल से, और उसके बाद जब जेल गए, किस आरोप में जेल गए? किसी राजनीतिक आरोप में नहीं। दिल्ली में जो दिल्ली सरकार की नीति बनी, शराब नीति, शराब घोटाले में। अदालत में जो गवाह, जो सबूत अभी तक पेश हुए हैं, अदालत का जो रुख है कि इस घोटाले में पैसा लिया गया, दलाली ली गई, उसके बारे में अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से पता था। वो पैसा उनके पास आया, उन्होंने उसका पूरी तरह से इस्तेमाल किया। गोवा के चुनाव में वो पैसा लगा, किन लोगों के पास गया, किस माध्यम से गया, कितना कितना गया, इस सब का ब्यौरा अदालत में पेश हो चुका है। तो उनको ये जो जमानत मिली है वो केस की मेरिट के आधार पर नहीं मिली है। उनको जमानत इसलिए मिली है कि ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है इतने दिन बाद भी, और ट्रायल होने में लंबा समय लगेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक नया जो है कानून बना दिया है, वो उसका फैसला है, उसका निर्देश है, जो अब एक तरह से कानून बन गया है अघोषित रूप से, कि जेल जो है वो अपवाद है और बेल जो है वो नियम है। इस नाते केजरीवाल छूट गए हैं, और ऐसे मामले में जिसमें आसानी से जमानत नहीं मिलती, और आम आदमी के साथ अब भी वैसा ही होता है, लेकिन उस पक्ष को अभी छोड़ देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा, इस्तीफे की घोषणा की, लेकिन कहा 2 दिन बाद देंगे, और केंद्र सरकार को चुनौती दी कि वो जल्दी से जल्दी विधानसभा चुनाव करा दें। अब आप देखिए, अगर आपकी नीयत साफ हो, इस्तीफा देना है आपको, नैतिकता के आधार पर, तो आपने इस्तीफा दिया नहीं। अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे तो उनके पास 2 तरह की पूंजी थी, एक ईमानदारी की और दूसरी नैतिकता की। ईमानदारी की उनकी जो पूंजी है, उस शराब घोटाले में आरोपी बनते ही, उससे पहले भी कई आरोप लगे उन पर, लेकिन शराब घोटाले में जिस तरह के प्रमाण अदालत के सामने आए, उसके बाद जो है उनके लिए अपना बचाव करना मुश्किल हो गया। तो अब अदालत का फैसला कब आएगा, मुकदमा कितने दिन चलेगा, ये पता नहीं, लेकिन जो पब्लिक परसेप्शन बना, जो कट्टर ईमानदार की उनकी छवि थी, वहाँ से उनका जो सफ़र शुरू हुआ वो कट्टर बेईमान की छवि तक पहुँच गया है। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को बेईमान मान लिया है या नहीं, इसके बारे में मैं कोई जो है घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि उनकी ईमानदारी संदिग्ध हो गई है दिल्ली वालों की नज़र में। और उसका प्रमाण क्या है? मेरे पास एक ही प्रमाण है कि जब वो जेल में थे और उसके बाद अंतरिम जमानत पर 2024 के चुनाव प्रचार के लिए छूटे, तब उनकी पार्टी ने एक नारा दिया कि जेल का जवाब वोट से।
दिल्ली के लोगों ने नहीं सुना। वो दिल्ली जो फिदा थी अरविंद केजरीवाल पर, उनकी अदाओं पर, उनकी नीतियों पर, उनके भाषणों पर, उस दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल की नहीं सुनी। इसके बावजूद नहीं सुनी कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से समझौता कर लिया। तब भी लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटें हार गए। तो सिंपैथी नहीं मिली। जो सिंपैथी का विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की उन्होंने, उसका कोई फायदा नहीं हुआ और 7 सीटें लोकसभा की हार गई। तो ये दिल्ली के लोगों का मन बताता है। लेकिन वो लोकसभा चुनाव था, अब जो होगा विधानसभा चुनाव होगा। दोनों के मुद्दे अलग हो जाते हैं, दोनों की में पर्सनैलिटीज़ अलग हो जाती हैं। उस समय उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, अब उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता होंगे। तो नतीजा क्या आएगा मुझे मालूम नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास अब ये दोनों पूंजी नहीं बची है उनकी। न तो उनकी ईमानदारी की छवि बची है, न नैतिकता बची है। जिस दिन वो शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए थे, उसी दिन अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया होता तो शायद ये नैतिकता का उनका जो बल है, वो उनकी जो पूंजी है वो बची रहती। पहले ऐसा हो चुका है। बहुत से लोग, जितने मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप में, सबने इस्तीफा दिया है। भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर लालकृष्ण आडवाणी ने, जब जैन हवाला कांड में उनका नाम आया था, तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था लोकसभा से और कहा था कि जब तक अदालत से बरी नहीं हो जाऊंगा तब तक संसद में पैर नहीं रखूंगा। और बरी होने के बाद ही वो लोकसभा का चुनाव लड़े। 1996 का लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़े, 95 में ही आरोप लगा था। 98 में लड़े जब वो उससे पहले बरी हो चुके थे। तो अरविंद केजरीवाल ने वो साहस नहीं दिखाया, वो नैतिक बल नहीं दिखाया, वो नैतिक शक्ति नहीं दिखाई। तो अब उनको लग रहा है कि ये एक नया कार्ड, मतलब मरता क्या न करता वाली स्थिति है, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। तो फिर से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं इस्तीफा देकर कि देखिए मैं कितना नैतिक व्यक्ति हूं। अब सवाल उनसे पूछा जाएगा कि भाई 1.5 साल ये नैतिकता कहां थी? आज कोई नया फैसला तो अदालत का आया नहीं है, अदालत ने आपको दोषी घोषित किया नहीं है कि आप उसके आधार पर जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो अभी तक इस्तीफे की मांग हो रही थी। अदालत लगातार आपको निर्देश दे रही थी कि जब अंतरिम जमानत दी तब भी, और अभी जब जमानत दी है, रेगुलर बेल दी है, तब भी कि आप मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं करेंगे, आप सरकारी फाइलें नहीं देखेंगे, सिर्फ उन फाइलों के अलावा किसी पर दस्तखत करेंगे जो फाइलें एलजी के पास भेजी जानी है। मुख्यमंत्री ही भेज सकता है। इसलिए अब उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जाहिर है कि जो भी होगा लेम डक होगा। कुछ महीने बचे हैं, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इसके वो अरविंद केजरीवाल की कठपुतली के रूप में काम करे। तो दिल्ली की जनता 2025 के विधानसभा चुनाव में ये जो दावा है अरविंद केजरीवाल का, उस पर उसको कितना भरोसा रह गया है ये बताएगी। देखिए, चुनाव में हार जीत से ये तय नहीं होता कि कोई आदमी ईमानदार है या भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार के आरोप या कोई भी आरोप उस पर लगा हो, उससे वो बरी नहीं हो जाता चुनाव जीतने से, या दोषी सिद्ध नहीं हो जाता चुनाव हारने से। लेकिन मनोबल पर असर पड़ता है, कार्यकर्ताओं पर असर पड़ता है, राजनीतिक माहौल पर असर पड़ता है। तो अरविंद केजरीवाल अगर 2025 का चुनाव हार जाते हैं तो समझिए कि ये उनकी पार्टी के अंत की शुरुआत होगी। लेकिन उसमें अभी समय है। तो अरविंद केजरीवाल का अगले 2 दिनों, अब आप देखिए ये 2 दिन का समय क्यों लिया है, जिससे खबर में बने रहें। अब इससे आप समझिए कि उनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं रह गया है जिसके कारण वो खबर में बने रह सके। ये जो है फोटो अपॉर्चुनिटी की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है इसका, कि 2 दिन की कौन बनेगा, किसको बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे। अगर उनकी नीयत होती जल्दी से जल्दी चुनाव कराने की, तो अपनी नीयत स्पष्ट करने के लिए वो निश्चित रूप से विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश करें और चुनाव आयोग मान ले, क्योंकि अब मामला चुनाव आयोग के हाथ में आ गया है। विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले फिर मामला सारा चुनाव आयोग के हाथ में चला जाता है। और आपको 2002 का उदाहरण दे दूं, नरेंद्र मोदी ने कोशिश की थी कि 2000 फरवरी मार्च में 2002 में
विधानसभा का चुनाव समय से पहले हो जाए। नियत समय जो था वो दिसंबर 2002 का था। उन्होंने विधानसभा भंग कर दी और चुनाव की सिफारिश की। उस समय जेएम लिंगदो थे सीसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उन्होंने मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा चुनाव समय पर ही होगा, तो चुनाव समय पर ही हुआ। तो ज़रूरी नहीं कि मुख्यमंत्री की ये सिफारिश चुनाव आयोग मान ही ले, जबकि उस समय तो 6 महीने से ज़्यादा का समय था विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने में। लेकिन नरेंद्र मोदी की नीयत थी जल्दी चुनाव कराने की, इसलिए उन्होंने विधानसभा भंग कर दी। अब अरविंद केजरीवाल के सामने यह है कि उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं अब नहीं रहूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन चुनाव के बाद मैं फिर मुख्यमंत्री बनूंगा। अब आप समझिए कि वो अपने पार्टी के लोगों को संदेश दे रहे हैं कि जो बनने जा रहा है अंतरिम मुख्यमंत्री, वो किसी गलतफहमी में न रहे। वो हमारी फोटो रखकर जो है शासन चलाएगा, हमारे निर्देश पर चलाएगा। और उन्होंने अपने साथ साथ मनीष सिसोदिया को भी इससे अलग कर दिया कि मनीष सिसोदिया भी नहीं बनेंगे। कायदे से पार्टी की जो हायरार्की है उसके हिसाब से मनीष सिसोदिया स्वाभाविक दावेदार थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे। उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता कि अगर मान लीजिए वो बना देते अंतरिम मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को, पार्टी 2025 में लोग विधानसभा चुनाव जीत जाती, तो कहा जाता कि मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में पार्टी जीती है, तो उनको उस समय हटाना बहुत कठिन हो जाता। तो उस चुनौती को, उस संकट को उन्होंने टाल दिया है फिलहाल। तो अब उनके सामने चुनौती है सबसे बड़ी, पार्टी को एक रखने की और लोगों का भरोसा फिर से जीतने की। जो लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि वो खो चुके हैं। हालांकि आप कह सकते हैं कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव भी हारे थे, लेकिन तब उन्होंने इस तरह से अपनी नैतिकता, अपनी ईमानदारी दांव पर नहीं लगाई थी। इस बार दांव पर लगाया। इस बार उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस से गठबंधन न करें तो उसका नुकसान हो जाए, तो कांग्रेस से गठबंधन भी कर लिया जिसके विरोध में आए थे। तो धोखे से हथियाई गई सत्ता, बल्कि कहें राजनीतिक दल, वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है। धोखे से हथियाया गया कुछ भी हो। अन्ना हजारे को धोखा देकर राजनीतिक दल बनाया और राजनीति में आए। उसके बाद जो लोग भी आंदोलन के साथी थे, जो ईमानदार थे, जो नैतिकतावादी थे, एक एक करके उन सबको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, पार्टी पर अपना वर्चस्व साबित कर दिया। और जेल जाने के बाद ये इंडिकेशन देना शुरू किया कि उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी उनकी पत्नी होंगी। उनकी पत्नी बैठकें लेने लगी, पार्टी का कैंपेन करने लगी। अरविंद केजरीवाल को जिन बैठकों में जाना चाहिए था, विपक्षी दलों की जो गठबंधन की बैठक थी, उसमें सुनीता केजरीवाल जाने लगी। उनकी ओर से संदेश देने लगी, आदेश देने लगी। बस वो उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली, उसके अलावा वो पार्टी के एक तरह से अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में मुखिया हो गई थी। अब अरविंद केजरीवाल के सामने असली चुनौती सामने आई है। जेल में रहकर बयान देना, बड़े बड़े दावे करना, ये बड़ा आसान होता है। अब लड़ाई जो है कानून की अदालत से निकलकर जनता की अदालत में जा रही है। और मेरा मानना है कि जितना जो 12 साल का राजनीतिक जीवन है अरविंद केजरीवाल का, 2025 का विधानसभा चुनाव उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। 1998 में कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपनी अलग पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई। आज वो जहां हैं, वो अपने परिश्रम और अपने खून पसीने से, खून पर जोर देकर कह रहा हूं मैं, उन्होंने खून बहाया है पार्टी के लिए, संघर्ष किया है। उनकी जान जाते जाते बची है। सीपीएम से संघर्ष किया, वो ज्योति बसु से नहीं डरी, वो बुद्धदेव भट्टाचार्य से नहीं डरी, वो सोनिया गांधी से नहीं डरी, वो राहुल गांधी से नहीं डरी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं डरी, गृह मंत्री अमित शाह से नहीं डरी। आज पश्चिम बंगाल और ख़ासतौर से कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स के सामने वो डरी हुई नजर आ रही हैं। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में पहली बार उन्होंने कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। जूनियर डॉक्टर्स को बातचीत के लिए बुला रही, वो आने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया था जूनियर डॉक्टर्स को, तारीख दी थी कि इस तारीख को शाम 5 बजे तक जो है आप काम पर लौट आइए, नहीं कार्रवाई होगी। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, ममता बनर्जी की कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हुई है।
और ममता बनर्जी की स्थिति क्या है ये जानने के लिए आपको किसी जांच पड़ताल की ज़रूरत नहीं है। आजकल उनका चेहरा देख लीजिए, वो एक पराजित योद्धा की तरह नजर आती है, जो हताश हो चुका है, जिसने मान लिया है कि वो लड़ाई हार चुका है। सिर्फ हारी हुई अपनी सेना को भागने से रोकने की कोशिश हो रही है। तो पश्चिम बंगाल में छात्र शक्ति के सामने ममता बनर्जी पूरी तरह से नतमस्तक हो गई हैं, फिर भी उनको आगे का रास्ता मिल नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा। उनकी पार्टी में असंतोष उभरना शुरू हो गया है। 2026 में वहां होना है विधानसभा चुनाव, मई जून में। तब तक उनकी पार्टी में कितने लोग उनके साथ रहेंगे, कितने खिलाफ हो जाएंगे, पता नहीं। उनके एक राज्यसभा सदस्य ने विरोध में इस्तीफा दे दिया है। पार्टी में दूसरे लोग भी हैं जिनके असंतोष के स्वर सुनाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, जब वो कांग्रेस में थी और उसके बाद जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, इतनी कमजोर राजनीतिक रूप से कभी नजर नहीं आई। उनका नैतिक साहस नहीं रह गया है। और कहते हैं सरकार जो है या सत्ता जो है इकबाल से चलती है। ममता बनर्जी का इकबाल खत्म हो गया है, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, उन पर से लोगों का भरोसा उठ गया है। इस छात्रों के आंदोलन में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, न आगे से न पीछे से। इसमें धीरे धीरे जैसे ये आंदोलन बढ़ रहा है, आम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शामिल हो रहे हैं। जिनका छात्रों से कोई लेना देना नहीं है, वो आंदोलनकारी नहीं है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि ये छात्र, ये जूनियर डॉक्टर्स जो हैं, वो सत्य के साथ खड़े हैं, इसलिए उनके साथ खड़े हैं। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब साथ देने को तैयार हैं, साथ दे रहे हैं, सड़क पर आकर साथ दे रहे हैं, अपनी जान खतरे में डालकर साथ दे रहे हैं। तो ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही हैं, जिसमें वो लड़ाई शुरू होने से पहले, राजनीतिक लड़ाई तो आमतौर पर जो है मुख्य रूप से माना जाता है कि चुनाव में ही होती है, तो चुनाव तो अभी 2 साल बाकी है, उससे पहले ही वो पराजित नजर आ रही हैं। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है, अरविंद केजरीवाल ने भी पेशकश की है, वो 2 दिन का समय बता रहे हैं, ममता बनर्जी ने कोई समय नहीं बताया, लेकिन वो इस्तीफा देने को तैयार हो गई हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए उनकी मानसिकता। वो ममता बनर्जी जो हर हाल में हर किसी से, किसी भी विरोधी से लड़ने के लिए, जूझने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी वो हार मानने को तैयार नहीं होती थी। लाठीचार्ज में उनका सर फट गया था, उनकी जान जाते जाते बची थी सीपीएम की सरकार के समय, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। स्ट्रेचर पर लेटकर वो संसद का सत्र अटेंड करने के लिए लोकसभा में आई थी। वो ममता बनर्जी अपने घर में बैठी रहीं और जूनियर डॉक्टर उनसे मिलने नहीं आए। हार कर वो जूनियर डॉक्टर्स जहां आंदोलन पर बैठे हुए थे धरने पर, वहां गई, वहां भी बात नहीं हो पाई। तो उनकी बात मानना तो दूर है, बात सुनने को कोई तैयार नहीं। लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है कि ममता बनर्जी, उनकी सरकार गलत है। उसने जो कुछ किया जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में, उसकी माफी देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। ममता बनर्जी माफी मांगने के लिए तैयार बैठी हैं, कह रही पूरे देश और प्रदेश से माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन सवाल यह है कि माफी देगा कौन? माफी देने के मूड में कम से कम पश्चिम बंगाल के और कोलकाता के लोग दिखाई नहीं दे रहे। तो ये 2 मुख्यमंत्रियों को मैंने बात की, इनकी स्थिति दिन पर दिन राजनीतिक रूप से बिगड़ती जा रही है और इनकी स्थिति संभलने के कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पार्टियों को राजनीतिक चुनौती भारतीय जनता पार्टी से, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को। लेकिन इनकी लड़ाई जो है इस समय, इनकी लड़ाई न तो दिल्ली में और न ही पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी से हो रही है। लोग बीच में खड़े हैं, पार्टियां पीछे हो गई, पृष्ठभूमि में चली गई, लोग फोरफ्रंट पर आ गए, सामने आकर सरकार के सामने खड़े हो गए। पश्चिम बंगाल में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, दिल्ली में अभी उतना स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लोग चुप हैं। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं है।
ये भी कह सकते हैं आप कि उनके विरोध में सड़क पर लोग नहीं उतरे हैं। लेकिन दिल्ली के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पिछले 10-11 सालों के, उनके समर्थन में लोग खड़े होने को तैयार ना हो, जिसको 2 विधानसभा चुनाव में, एक बार 70 में 67 आउट ऑफ 70 और दूसरी बार 63 आउट ऑफ 70 ये सीट्स मिली हों, उसके साथ उस प्रदेश की जनता खड़े होने को तैयार ना हो, तो इसका इंडिकेशन, इसका संकेत आप साफ समझ सकते हैं। तो मेरी नज़र में, मेरे आकलन में, इन दोनों मुख्यमंत्रियों का राजनीतिक जीवन जिस अवस्था में अभी है, जो उनका उत्कर्ष था, वहां से लगातार नीचे जाता हुआ दिख रहा है। ये गिरावट कहां जाकर रुकेगी किसी को पता नहीं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है। दिल्ली में जल्दी फैसला हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा और समय लगेगा। तो इंतज़ार कीजिए, देखिए जनता क्या फैसला सुनाती है। अदालत का फैसला तो उसके बाद आएगा, खासतौर से दिल्ली की बात कर रहा हूँ, और पश्चिम बंगाल, कोलकाता की भी बात कर रहा हूँ। उस मामले में भी फैसला अदालत का आने में समय लगेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।